चीन ने अपने कितने फौजी तैनात किए हैं, चीन ने कौन कौन से हथियार सीमा पर पहुंचा दिए हैं, चीन का जवाब देने के लिए हमारी फौज ने क्या एक्शन लिया है, हमारी तैयारी कैसी है, हमारी फौज के कितने जवान, कितने हथियार बॉर्डर पर तैनात हैं, क्या हम किसी भी हालत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी फौज के बड़े अफसर आज आपको यह भी बताएंगे कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी भारत के खिलाफ दो तरफा मोर्चा खोल दें तो हमारी फौज उनसे कैसे निपटेगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरहद पर हो रही हलचल पर नजर रखने के लिए किस तरह से नए जमाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे सवालों के जवाब फर्स्ट हैंड अकाउंट आज आपको आज की बात में मिलेगा। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद पिछले 2 दिन से इंडो चाइना बॉर्डर पर हैं। मनीष ने जो रिपोर्ट भेजी है वो हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स का सबूत है। दुश्मन को सबक सिखाने की तैयारी का पूरा अकाउंट है। सेना के बड़े अफसरों से लेकर सरहद पर तैनात जवानों की बात मैं आपको सुनवाऊंगा। बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एयर सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा की जा रही है, कैसे तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जितना बताया जा सकता है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी जानकारी ऐसी है जो टीवी पर नहीं बताई जा सकती, शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि वो स्ट्रेटेजी से जुड़ी है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन आज ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की, हमारी फौज की तैयारी की जानकारी शेयर करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि चीन लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो सरहद पर बड़ी संख्या में मौजूद है, कैसे वो ज्यादा मजबूत है, वो हमारी सीमा में घुस गया है। और कुछ लोग चीन की ऐसी बातों पर भरोसा करने लगे हैं, देश की सुरक्षा को सियासी मसला बना रहे हैं, सरहद पर जो हालात हैं उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं राहुल गांधी तो कई बार ट्विटर पर सवाल उठा चुके हैं, चीन की तरफदारी कर चुके हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी चीन पर क्यों नहीं बोलते, क्या मोदी चीन से डरते हैं, चाइनीज आर्मी हमारी सीमा में घुस गई है फिर भी मोदी खामोश क्यों है। तो मैं आपको सरहद की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं, असलियत आपके साथ शेयर करूं, यह बताऊं कि कैसे हमारे बहादुर जवान, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स चीन को हद में रहने के लिए मजबूर किए हुए हैं। इससे पहले ओवैसी की बात सुना देता हूं। चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है, उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है, अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते, ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस गया है। राहुल गांधी बार बार इसी तरह का दावा करते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, बड़ी संख्या में फौज तैनात कर दी है और सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार कोई जवाब नहीं देती। मुझे लगता है ये इशू ऐसा है, ये सवाल ऐसा है जिस पर सबसे बेहतर और सही जवाब सेना दे सकती है। अगर सरकार जवाब देगी तो विरोधी दलों के नेता शायद सवाल उठाएं, लेकिन सेना के जवाब पर तो सबको यकीन करना होगा। आर्मी के अफसर गलत बयानी कभी नहीं करते। इसलिए आज चाइना को लेकर, एलएसी पर चाइना की मौजूदगी को लेकर, चाइनीज पीएलए के डिप्लॉयमेंट को लेकर, उनके हथियारों को लेकर मैं आपको ईस्टर्न कमांड के सबसे बड़े अफसर आर्मी कमांडर की बात सुनवाता हूं। अरुणाचल प्रदेश के रूपा सेक्टर में इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सीमा के हालात पर डिटेल में जानकारी दी। हालांकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, बॉर्डर सिक्योरिटी का है, इसलिए मैं आपके साथ उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जितनी डाइवर्ट की जा सकती है। पहला सवाल, क्या चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? क्या चीन के सैनिक ईस्टर्न फ्रंट पर हमारी सीमा के अंदर आ गए हैं? तो इस पर आर्मी कमांडर का जवाब बिल्कुल साफ साफ है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइनीज पीएलए इस वक्त भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ है, यानी चीन ने एलएसी को क्रॉस नहीं किया है।
इतना जरूर है कि चाइना के सैनिकों ने इस बार रेगुलर एक्सरसाइज के नाम पर बॉर्डर के बिल्कुल पास डेरा जमा लिया है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से थोड़ी दूरी पर अपने अंदरूनी इलाकों में काफी संख्या में सैनिक और हथियार इकट्ठा किए हैं, यह सच है। जहां तक बॉर्डर पर एक पूरा गांव बसाने की बात है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। आर्मी कमांडर ने बताया कि चाइना ने एलएसी पर अपने बॉर्डर की तरफ एक मॉडल विलेज बनाया है, यहां लोगों को बसाया है, और यह बात किसी से छिपी नहीं है, सीक्रेट नहीं है कि चीन भरोसे लायक नहीं है। वो इन गांवों का इस्तेमाल मिलिट्री बंकर्स के तौर पर, मिलिट्री सेटअप के तौर पर कर सकता है। इसीलिए यह भारतीय सेना के लिए बड़ा कंसर्न है, और इसी कंसर्न को देखते हुए एलएसी पर चाइनीज आर्मी की मौजूदगी को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौज की तैनाती बढ़ा दी है। बड़ी तादाद में सैनिकों को तैनात किया गया है। वार्षिक तौर पर उनके जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरियाज आए, वहां पर पहले भी हर साल इनके एक्सरसाइजेस होते रहे हैं। हालांकि इस साल उसकी थोड़ा स्केल में हो सकता है थोड़ी उसमें बढ़ोतरी आई है, और थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मेरी समझ में वो एक्सरसाइजेस चल रहे हैं। आई वुड से देयर हैज बीन सम इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, बट दैट इज इन द डेप्थ एरियाज। Secondly, some of the reserve formations of the PLA which were mobilized have continued to remain in their training areas. उनकी अपनी नीति या स्ट्रैटेजी के तहत बॉर्डर के साथ कई जगह बॉर्डर के पास उनके विलेजेस, मॉडल विलेजेस आए हैं। अब उसमें किस मात्रा में वहां पर लोग स्थायी हुए हैं वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लिए ये कंसर्न होगा कि उसका किस तरह से डुअल सिविल और मिलिट्री यूज इन सब फैसिलिटीज का, इन सब विलेजेस का वो कर सकते हैं। और इसका संज्ञान या इसका नोटिस हमने हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग में पूरी तरह से लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की बात से तो साफ है कि बॉर्डर पर चीन और भारत दोनों की फौज हाई अलर्ट पर है। चीन का यह रुख कोई नया नहीं है, लेकिन भारत का रुख नया है, अलग है। पहली बार भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। चीन ने फौज की तैनाती की तो भारत ने उतनी ही तादाद में सैनिक तैनात कर दिए। अब हमारे सैनिकों पर रोक नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, हमारे बहादुर जवानों के हाथ बंधे हुए नहीं है, इसीलिए चीन परेशान है। अब सवाल है कि चाइना ने बॉर्डर पर पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या तैयारी है? आज आर्मी कमांडर ने इसका भी जवाब दिया। ईस्टर्न कमांड के चीफ ने बताया कि बात सही है कि एलएसी पर चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, लेकिन इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है। स्ट्रेटेजिक तौर पर इंपॉर्टेंट इलाकों में रोड, रेल ब्रिज, बड़े बड़े कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, कई नए पुल तैयार हो रहे हैं, कई सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, और तो और आर्मी कॉन्वॉय जल्द से जल्द 0 पॉइंट तक पहुंच जाए, बॉर्डर तक हथियार लेकर आसानी से पहुंचे, उसके लिए कई टनल्स बनाई जा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमारी पहली कोशिश होती है शांति बनी रहे, किसी तरह का टकराव ना हो, इसलिए बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी अगर दुश्मन मिस एडवेंचर के इरादे से आता है, तो फिर उसे कैसे हैंडल करना है, उसके सामने कैसी पोस्चरिंग होनी है, इसकी भी पूरी तैयारी है। दुश्मन को कैसे जवाब देना है, यह हमारे जवान अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक हमारे पोस्चर का सवाल है, हमें यह समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल हालात में जब हम एलएसी पर है, वहां पर हमारा पोस्चर, जो हमारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट चाइना के साथ हुए हैं, जिसका कि मकसद शांति या पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करना है, उस लिहाज से या उस दिशा में है। और जिसमें कि जितने भी हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स एलएसी पर है, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि
वहाँ पर एग्रेसिवनेस ना दिखाई जाए, मैच्योर्ड तरीके से जो भी सिचुएशंस है अपने फ्रेंडली रिलेशंस और कॉर्डियल रिलेशंस हम मेंटेन करें दूसरी साइड के साथ। हैविंग सेड दिस, यदि कोई ऐसी हालात होते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमने वो भी पूरी तैयारी उसके रखना जरूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया हमारे कॉन्टिंजेंसी प्लान रेडी है, और यदि सिचुएशन उससे आगे कोई होती है तो अब ये कहना कि हमारा एग्रेसिव है या डिफेंसिव है, मैं यही कहूँगा कि दोनों का जब हम रणनीति बनाते हैं या हमारे प्लान्स बनाते हैं उसमें ये दोनों कंपोनेंट्स या दोनों का उतना ही सहभाग रहता है। जहाँ तक ईस्टर्न कमांड का सवाल है, जो उनका पेट्रोलिंग पैटर्न, उसके नंबर्स या तादाद, उसमें उतनी बढ़ोतरी या उसमें उतना कोई अंतर आया नहीं है। कई इलाकों में थोड़ा मार्जिनल इंक्रीज है, मार्जिनल बढ़ोतरी हमने देखी है। चीन के साथ हमारी सीमा करीब 3,500 किलोमीटर की है। ज्यादातर इलाकों में बॉर्डर का निर्धारण नहीं हुआ है और चीन इसी का फायदा उठाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करता है। ऐसे हालात में शांति बनाए रखना, संयम से काम लेना, ये बहुत बड़ी बात है और हमारी आर्मी यही कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि हमारी फौज समझौतों का पालन करती है, लेकिन यहां एग्रेशन की जरूरत होती है, जहां पर वह एग्रेशन भी दिखाती है। चाइनीज फौज हमारे जवानों का एग्रेशन पिछले साल गलवान वैली में देख चुकी है। आर्मी ने साफ कर दिया कि हमारी तैयारी वैसी ही है, लेकिन सवाल यह है कि चीन ने तमाम हथियार और जासूसी के तमाम इंतजाम सरहद पर किए हुए हैं। चाइना ने बॉर्डर पर ड्रोन्स को डिप्लॉय किया है। पहाड़ों पर लंबी दूरी तक उड़ानें भर सकने वाले कई यूएवीज को एक्टिव किया हुआ है। इसके जवाब में हम क्या कर रहे हैं, यह सवाल भी हमने आर्मी के अफसरों से पूछा। सेना का कहना है कि अरुणाचल में एलएसी के पास पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बना है। पहली बार सरहद के आसपास राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। पहली बार अटैक हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। पहली बार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर सरहद पर उड़ान भर रहे हैं और पहली बार इजराइल से लिए गए हाईटेक यूएवी के जरिए चीन की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। ये वो यूएवी हैं जो 35,000 फीट की ऊंचाई से चीन के इलाके में 35 किलोमीटर अंदर तक की सारी हलचल रिकॉर्ड कर सकते हैं। जमीन पर तैनात सैनिकों के चेहरे तक पहचान सकते हैं। आज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है और चीन को पता है उसकी एक एक हरकत पर हमारी नजर है। We have taken number of steps, number of measures. I think the foremost would be enhancing our surveillance, both close to the line of actual control as well as in the depth areas. Now this we are doing by synergizing effort of our all surveillance resources right from the strategic level, the satellites, etc., till the tactical level where you have our soldiers actually deployed on the line of actual control. Secondly, in terms of adequacy of troops, adequacy of forces, I would say we have adequate forces that are available in each sector to deal with any contingency that may arise. And we are also practicing and rehearsing on various contingencies that may come about. In certain areas where our deployment was thin, we have strengthened that deployment. We have inducted a number of niche technologies, be it the drones, the surveillance drones, be it the long distance unarmed aerial surveillance vehicles. We also have better
surveillance radars, we have better communication systems, we have better night vision ability. जिस नई टेक्नोलॉजी की बात आर्मी कमांडर कर रहे थे, उसके बारे में हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने मुझे और सारी डिटेल्स भेजी हैं और इसे समझने के लिए कई आर्मी अफसरों से बात भी की है। मनीष ने बताया कि अब चाइनीज पेट्रोल पार्टी पर नजर रखने के लिए मैन टू मैन मार्किंग के साथ साथ गश्त वाले इलाकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ कई ग्राउंड और एयर बेस्ड सेंसर्स भी एलएसी पर डिप्लॉय हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज पीएलए के लगातार मूवमेंट की खबरें आई थी। कुछ जगह तो यह भी कहा गया था कि चाइना के जवान घोड़ों पर बैठकर आए और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। अब भविष्य में इस तरह की हरकत ना हो, चाइनीज पेट्रोल पार्टी को पहले एंगेज कर लिया जाए, इसे लेकर डिवीजन सर्विलांस सेंटर तैयार हो रहे हैं। आर्मी की तरफ से इस काम के लिए खास तौर पर एविएशन ब्रिगेड तैयार की गई है, जिससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज आर्मी के मूवमेंट को लेकर ड्रोन्स के साथ हेलीकॉप्टर बेस्ड सेंसर्स, ग्राउंड रडार्स और सैटेलाइट फीड को लेकर पूरा इनपुट मिलता है। यह हमारी सेना की रिस्पांस स्ट्रेटेजी का सबसे नया हिस्सा है और आर्मी ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि यह पूरा काम एयरफोर्स के पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। हमारी सिनर्जी बनी है एयरफोर्स के साथ, जहां पे एयरफोर्स के रैप हमारे साथ को-लोकेटेड होते हैं और जितने भी टैक्टिकल बैटल एरिया के अंदर हमारा फ्लाइंग होती है उसको हम कंट्रोल करते हैं। बेसिक एम ये है कि लड़ाई के दौरान जो इस एयर स्पेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग यूज कर पाए और ऐसा कभी ना हो कि हम उस एयर स्पेस को यूज करें हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी। पूरा रडार का फीड हमारे को मिल रहा है कि अपने एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहे हैं और बाकी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहे हैं। सो जो रडार होते हैं हमारे लगे वो कंटिन्यूसली हमारे मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और दुश्मन के ट्रैक को भी। कभी दुश्मन का ट्रैक हमारे क्लोज आता है तो उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं और बताते हैं अपने ऊपर कि ऐसे कुछ मूवमेंट हो रही है, ताकि हम लोग इकट्ठे उसकी तरफ सिनर्जी के साथ एक्शन ले सके। तो ये हमें पूरी फीड रडार से मिलती रहती है हमेशा, और हमेशा हम लोग दिन और रात को ट्रैक करते हैं अपनी मूवमेंट को भी और दुश्मन की मूवमेंट। खासतौर पे जब एनिमी काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है किसी भी वक्त और खासतौर पे एयर स्पेस वायलेशन हो, इंट्रूजन हो, तो इसके चैलेंज और बढ़ जाता है, तो उसे कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बताया कि आगे फॉरवर्ड ट्रूप्स डिप्लॉयड होते हैं, वो हमेशा हमें बताते रहते हैं। हम हमेशा उनके साथ लाइन और रेडियो से टच में रहते हैं। कोई भी लो लेवल थ्रेट आता है जब नीचे वैली के अंदर, तो हमारे रडार लगे हैं जो पिकअप करते हैं। कोई भी मीडियम और हाई लेवल रडार जो थ्रेट आता है वो एयरफोर्स का जो रडार्स लगे हैं, बड़े बड़े रडार्स, वो उनको पकड़ लेते हैं। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दुश्मन कोई मूवमेंट करना चाहे और हम लोग उसको ट्रैक ना कर पाए। हमेशा 24/7 हम लोग उसको ट्रैक करते हैं और हमेशा हम लोग अपना ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म को तैयार रखते हैं कि इन केस दुश्मन चाहे तो हम इमीडिएटली या फाइटर हो या हमारे अटैक हेप्टर्स हो, उससे हम रिएक्ट कर सकें। एक बात समझने की जरूरत है कि भारत और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो 3488 किलोमीटर लंबी है। इसमें लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा भी लगती है। अगर सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो सिक्किम और अरुणाचल के साथ 1346 किलोमीटर लंबी एलएसी है। चाइना ने जब से तिब्बत में अपनी सेना की मौजूदगी में इजाफा किया है, अरुणाचल बॉर्डर पर मूवमेंट तेज किया है, तो उसके जवाब में हमारी सेना ने भी ग्राउंड ट्रूप्स को मोबिलाइज करना शुरू किया है। अरुणाचल में चीन बॉर्डर पर जवानों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ाई गई है। क्योंकि पूरा इलाका ऊंचाई पर है, इसलिए जवानों को हालात के मुताबिक ढलने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ईस्टर्न सेक्टर के आर्मी कमांडर यह भी कह चुके हैं, जहां तक सेना की सबसे नई डिवीजन 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की बात है, तो इसे खास तौर पर चीन के लिए ही तैयार किया गया है और यह पूरी तरह एक्टिव है। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप आईबीजी, इस पर भी काम किया जा रहा है। यह ऐसी फोर्स होगी जिसमें इन्फेंट्री और आर्टिलरी के साथ साथ एयरफोर्स के भी अफसर शामिल होंगे। वैसे अरुणाचल में ग्राउंड पर सैनिकों की ट्रेनिंग कैसे हो रही है, इसे लेकर मनीष प्रसाद ने रिपोर्ट भेजी है, वो देखने लायक है। ये जीपैड है जिसको आसानी से लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और जीपीएस के जरिए पोजिशनिंग कर सीधा दुश्मन के खेमे पे 999 केजी या फिर अगर इसका और मॉडिफाइड वर्जन है तो उसके जरिए जीप तक
यानी जो स्ट्राइकर जीप है उसको भी वहां पर उतारा जा सकता है। जी, इसका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसकी जो एजीओ है, इसने जो पैराशूट है इसको बिल्कुल जैसे हम स्काई डाइवर वाला करता है या फिर जो हम कॉम्बैट फ्री फॉलर है उन लोग जैसा करता है उसी तरीक़ा से इसको लेके जाके अपने जगह पे पहुँचा। किस तरीके से ये इक्विप्ड करके फॉल किया जाता है? ये है जो कि 2K पैराशूट है, नाम है फायरफ्लाई। इसका ये अपर पार्ट है, इसका जो हम पहले निकालते हैं ये सब, ठीक है। इसी की मदद से ये पैराशूट खोलता है। पैराशूट खोलने के बाद ये ऑटोनोमस गाइडेड यूनिट जो है ये अपने आप मैनुअल करके उस जो हमारे सामान को दिया है, या इस 2K की सर हम 999 kg तक सामान ड्रॉप कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से ये जिस एल्टीट्यूड को जो हमने कोऑर्डिनेट की जो भरा है उसी हिसाब से जाके वहाँ पे ड्रॉप करेगा सर। चीन का सरकारी मीडिया कभी भारत को धमकी देता है, कभी गलवान की वीडियो जारी करता है, कभी ये बताता है कि तवांग में चीनी फौज की एक्टिविटी कितनी बढ़ गई है, लद्दाख में कितनी ज्यादा फौज तैनात कर दी गई है। चीन ये जताने की कोशिश करता है कि कैसे भारत और चीन की सरहद पर उसकी आर्मी का अपर हैंड है। आज मनीष प्रसाद की ग्राउंड रिपोर्ट ने हमारी फौज के बहादुर अफसरों ने चीन के इस झूठ को बेनकाब कर दिया। अब सवाल यह कि चीन भारत की फौज की ताकत को तो जानता है, फिर भी वो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? सच यह कि चीन ने जब जब जमीन हथियाने के दावे किए, जब जब अपनी फौज की तैनाती के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, ये सब करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। भारत के टेलीकॉम, आईटी और हाईटेक सेक्टर से चीन को अब बाहर कर दिया गया है। भारत ने चीन की जो आर्थिक मोर्चाबंदी कर दी है उससे चीन काफी परेशान भी है। भारत ने, आपको याद होगा, चाइनीज ऐप को बैन किया था, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। असर यह हुआ कि जो चाइना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नंबर 1 था, वहां से उसकी बादशाह खत्म हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार एप्पल के आईफोन की असेंबलिंग चाइना से बाहर हुई। आईफोन 12 को भारत में असेंबल किया गया। इतना ही नहीं, एप्पल का 5G इनबिल्ट फोन का प्रोडक्शन भारत में होगा। इसकी प्रोडक्शन यूनिट तमिलनाडु में लगी है। सिर्फ एप्पल के बाहर आने से चीन के मोबाइल फोन प्रोडक्शन और असेंबली के बिजनेस में 10% की गिरावट आई है, और यह सारा बिजनेस भारत में आया है। सैमसंग ने चीन में लगी मोबाइल फोन बनाने की अपनी आखिरी यूनिट भी बंद कर दी है। सैमसंग हर साल 30 करोड़ मोबाइल फोन बनाता था, लेकिन अब सैमसंग ने अपनी यूनिट वियतनाम और भारत में शिफ्ट कर दी है। नोएडा में लगी सैमसंग की यूनिट हर साल 12 करोड़ मोबाइल फोन बना रही है। पिछले 3 साल में चाइना से 58 बड़ी बड़ी कंपनियां शिफ्ट हो गई, इनमें से ज्यादातर भारत में आई हैं। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड दिवालिया होने की कगार पर है। इस कंपनी पर 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। चीन के जीडीपी के स्लोडाउन में 25% असर अकेले इस कंपनी के डूबने का है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। असल में पहली बार वेस्टर्न कंट्रीज के इन्वेस्टर्स ने चीन को शक की निगाह से देखना शुरू किया है, और यह चीन के इकोनॉमिक सेक्टर के लिए बुरी खबर है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने सैनिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर चीन का मुकाबला किया है। अगर आगे कोई टकराव होता है तो उसके लिए पूरी तैयारी है। हमारी फौज की शक्ति, बहादुरी और क्षमता का एहसास चीन को अच्छी तरह से है, लेकिन चीन में इकोनॉमिक इश्यूज से परेशान शी जिनपिंग ने शायद अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरहद पर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है। और जो काम चीन कर रहा है वो काम पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत तो और भी ज्यादा खराब है। आज ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया, यानी पाकिस्तान को कहीं से कर्ज नहीं मिलेगा। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संगठनों ने जरा भी मदद करने से इनकार कर दिया है। और चूंकि पाकिस्तान की हालत खराब है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वहां की फौज मिलकर सरहद पर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की साजिश में लगे हुए हैं। लेकिन इंडो चाइना बॉर्डर की तरह ही जम्मू और कश्मीर रीजन में भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। सेना के तैयारियों पर आर्मी चीफ जनरल MN नरवणे खुद नजर रखे हुए हैं। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जम्मू रीजन में थे। जनरल नरवणे ने पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास फॉरवर्ड एरिया में आर्मी के जवानों से मुलाकात की।
व्हाइट नाइट कोर के कमांडर्स ने आर्मी चीफ को एलओसी पर सुरक्षा के हालात और काउंटर टेरर ऑपरेशंस की जानकारी दी। आर्मी चीफ कल 2 दिन के दौरे पर जम्मू रीजन पहुंचे थे। अक्टूबर के महीने में तेजी से बढ़ी आतंकी घटनाओं को देखते हुए आर्मी चीफ का दौरा अहम माना जा रहा है। आर्मी चीफ ऐसे वक्त में एलओसी से सटे इलाकों का दौरा कर रहे हैं जब पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 9 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। सेना और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुंछ और राजौरी के मेंढर, सूरनकोट और थाना मंडी के फॉरेस्ट एरिया में 11 अक्टूबर से एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन चलाया हुआ है। इस एनकाउंटर में अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। एक तरफ आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एलओसी से सटे इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मेंढर से सटे इलाकों में अनाउंसमेंट करके लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया। लोगों से कहा जा रहा है कि घरों से बाहर न निकलें। मेंढर से सटे जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेज फाइनल असॉल्ट की तैयारी में है, इसलिए लोकल लोगों से कहा गया है कि वो सुरक्षा को देखते हुए अपने अपने घरों के अंदर रहें। मेंढर इलाके की मस्जिद के जरिए लोगों से अपील की गई है, आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो जंगल की तरफ न जाएं। लोगों से कहा गया कि मवेशियों को चराने के लिए जंगल की तरफ न ले जाएं और अगले निर्देश तक अपने खेतों पर भी न जाएं। लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मशगूल, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाए। आतंकी घटनाओं में आए तेजी के बाद पूरी कश्मीर वैली में सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर है। लोगों और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अच्छी बात यह कि आतंकवादियों की कायराना हरकतों के खिलाफ अब कश्मीरी मुसलमान भी सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस तरह आतंकियों ने दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को टारगेट किलिंग की है, इससे आम कश्मीरी काफी गुस्से में हैं। आज श्रीनगर में कश्मीरी लोगों ने निहत्थे निरपराध लोगों की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लाल चौक पर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कश्मीरी शामिल हुए। जो बाहर के लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के कई रियासतों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर अपना फ्रूट लेकर जा रहे हैं। अगर ये वातावरण चलता है, अगर हम खामोश रहेंगे, तो कल अगर उधर से भी कुछ हो रहा है तो फिर हम किस मुंह से इसका मुकाबला करेंगे, किस मुंह से उसकी मजम्मत कर सकते हैं। मैं कहता हूं उनको डरे ना, ये गलत है। अब पूरी कश्मीर की आवाम जाग चुकी है। मेरे भाई, मेरे मजदूरों, मेरे हिंदू हो या मुसलमान हो, ज्यादातर मुसलमान भी हैं, उसमें यूपी के लोग आए हुए हैं, बिजनौर के लोग आए हुए हैं। अब ना डरें इंशाल्लाह। मैं अपने कश्मीर के आवाम को कहना चाहता हूं, आप उनकी रखवाली करें। मैं उनको बोल रहा हूं कि यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोग, गिने चुने कुछ लोग हैं जो इसमें मारदाड़ में लगे हैं। ये पता नहीं किस एजेंसी के कारंदे हैं, और ये गिलोना खेल जो खेल रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये खासकर हमारे लिए जो यहाँ कश्मीर के जो हालात बिगाड़ने के लिए तुल्य हैं, हम उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीर के लोगों के इस जज्बे की तारीफ करनी चाहिए। यह बात सही है कि पाकिस्तान कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। यह भी सही है कि कश्मीरी आवाम पाकिस्तान की नीयत और इरादे को समझ चुकी है और उसे लगातार बेनकाब कर रही है। लेकिन देश के लोगों में एक कसक भी है, एक सवाल भी है, और सवाल यह है कि जब पाकिस्तान हमारे लोगों का खून बहा रहा है, दहशतगर्द भेजकर हमारे फौजियों पर हमले करवा रहा है, कश्मीर में आम जनता को मार रहा है, ऐसे वक्त में हम क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेलें? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से क्या हासिल होगा? देश के लोगों की भावना विरोधी दलों के नेताओं ने समझी है। बीजेपी समेत एनडीए की पार्टियां भी इस बात को महसूस कर रही हैं, इसलिए इस मुद्दे पर बयानबाजी तो हुई है। अगले संडे को 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होना चाहिए। आज
असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं ने कहा पाकिस्तान के साथ मैच की क्या जरूरत है। ओवैसी ने पूछा, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से हाल ही में हमारे नौजवान शहीद हुए, रोजी रोटी की तलाश में बिहार से कश्मीर गए मजदूर मारे गए, ऐसे में भारत को पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेलना चाहिए। 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी का आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है। 9 फौज के सिपाही मर गए तो अब T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आपके मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया। कश्मीर में क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। शिवसेना भी भारत और पाकिस्तान मैच के खिलाफ है। शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी ने आज कहा कि पाकिस्तान आतंकी हमले करवाता है, भारत में ड्रग्स भेजता है, चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करता है, तालिबान की मदद से भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोल रहा है। ऐसे में अभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का माहौल नहीं है। आए दिन पाकिस्तान आतंकी हमले हमारे देश में करता है। जम्मू और कश्मीर हो और जिस तरीके से चाइना के साथ मिलकर चाइना लद्दाख में घुसाया हुआ है, तो क्या बात करना इस समय पे या किसी तरीके का खेल खेलना लाजमी है? ये लोग वो लोग हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और मैं बार बार कहूँगी कि यहाँ पर जब पाकिस्तान आए दिन तालिबान के साथ मिलकर ड्रग्स का ट्रेड हो, नार्को टेररिज्म हो कर रहा हो, तो इस समय पर ये कोई माहौल नहीं बनता है कि उनके साथ क्रिकेट खेला जाए। ये सवाल ऐसा है कि बीजेपी के सहयोगी दल भी यही राय रखते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मोदी सरकार में मिनिस्टर रामदास अठावले ने इस मैच का विरोध किया, क्रिकेट का विरोध किया। अठावले ने कहा कि यह वक्त पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का नहीं है, यह वक्त पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक फैसला लेने का है। हाँ, मतलब इंडिया के साथ पाकिस्तान की मैच होना गलत है। मतलब ऐसे वक्त पर भारत और पाकिस्तान की मैच को रोकना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों ने भी मतलब पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए नकार देना चाहिए और ये मैच कैंसिल होना चाहिए। ऐसी हमारी भूमिका है और मैं उसी तरह हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, उनको मैं एक पत्र लिखूंगा और ये मैच नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की मेरी पार्टी की भूमिका है। बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद भी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ हैं। कश्मीर में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों के शव आज बिहार के अररिया जिले में उनके घर लाए गए। बिहार सरकार की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खून खराबा और खेल एक साथ नहीं चल सकते, पाकिस्तान के साथ मैच को रद्द करना चाहिए। इस तरह के मैचों को पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 2 चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी। अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी करो, दोस्ती करनी है तो दोस्ती करो। ये मैच भी खेलेंगे और इधर वो खून खराबा का मैच खेलेंगे, दोनों एक साथ नहीं होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि इस समय पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश में क्रिकेट का जुनून है। भारत पाकिस्तान का रोमांच इस जब मैच होता है तो अलग ही होता है, लेकिन ये मैच खेलने की हालत नहीं है। इस समय जो हालात हैं उसमें देश के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के खिलाफ हैं, इसलिए मैच रद्द होना चाहिए। कुछ लोग इंटरनेशनल कमिटमेंट की दलीलें देंगे, ये कहा जाए कि मैच खेलने से भारत इनकार नहीं कर सकता,
ये कमिटमेंट है। अगर भारत ने इनकार किया तो पाकिस्तान को 2 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। भारत शुरुआत में ही पिछड़ जाएगा। मुझे लगता है कि देश के लोगों को यह मंजूर है कि अगर इस मैच से बाहर होने के कारण हमारी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में ना पहुंच पाए, वर्ल्ड कप ना लाए, ये हमें मंजूर है, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे देश के आत्मसम्मान से, देश के गौरव से, देश की जनता की भावनाओं से बड़ा नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार करने पर आईसीसी भारत पर जुर्माना लगा देगा, भारत पर बैन लगा देगा। तो आईसीसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की क्रिकेट भारत के पैसे से चलती है। इसलिए आईसीसी हमारे ऊपर जुर्माना लगाएगा तो आईसीसी के पास दफ्तर चलाने के पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए आईसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आईसीसी प्रतिबंध लगाता है तो ठीक है, लगा दे, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं चल सकते। यूपी में अब चुनावी माहौल तेजी से गर्म हो रहा है। रोज नई नई खबरें आती हैं। आज कांग्रेस ने ऐलान किया कि असेंबली इलेक्शन में 40% टिकट महिलाओं को देगी। मतलब यह कि कांग्रेस 161 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारेगी। आज प्रियंका गांधी ने इसका ऐलान किया और प्रियंका ने एक स्लोगन भी जारी किया। स्लोगन है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका ने कहा कि अभी महिलाओं को टिकट में 40% हिस्सेदारी दी गई है, लेकिन वो चाहती हैं कि ये 50% हो। अगले चुनाव में इसे बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। लेकिन जब प्रियंका से पूछा गया क्या वो खुद असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी, इस पर प्रियंका ने कहा उन्होंने भी इसके बारे में सोचा नहीं है, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतज़ार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। प्रियंका गांधी महिलाओं के वोट के जरिए कांग्रेस की हालत सुधारना चाहती हैं, लेकिन चुनावी इतिहास उनका साथ नहीं देता। 2-3 आंकड़े आपको बताता हूं। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को कुल 6% वोट मिले थे और बीजेपी को 49%, 49% वोट मिले थे। कांग्रेस को यूपी की सिर्फ 5% महिलाओं ने वोट दिया था, जबकि बीजेपी को 51% महिलाओं के वोट मिले थे। यूपी असेंबली में कुल 40 महिला विधायक जीती थी, जिनमें से 36 बीजेपी की हैं। कांग्रेस की सिर्फ 2 महिलाएं चुनाव जीती थी, उनमें से भी एक विधायक अदिति सिंह अब कांग्रेस के साथ नहीं है। साफ है, पिछले चुनाव में यूपी में महिलाओं का सपोर्ट कांग्रेस के साथ तो नहीं था। लेकिन यह सही है कि प्रियंका गांधी यूपी में काफी मेहनत कर रही हैं, काफी एक्टिव हैं, कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यूपी में कांग्रेस इतनी बिखर चुकी है, इसका संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि प्रियंका को यह काम काफी मुश्किल हो जाएगा। चुनाव के मौके पर लोग साथ तभी आते हैं जब उन्हें जीतने की उम्मीद हो, और इस बार जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद योगी आदित्यनाथ से है।
कांग्रेस महिलाओं के वोट के सहारे चुनाव लड़ेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ विकास और रोजगार के मुद्दे पर वोट मांगेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर जाएंगे। कुशीनगर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को टारगेट करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही कुशीनगर पहुंच गए। कुशीनगर से पहले योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खादी महोत्सव 2021 को इनॉग्रेट किया। यहां योगी ने अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई। योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल के दौरान उनकी सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका असर दिख रहा है, नौजवानों को रोजगार मिला है। हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को, जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की थी, तो उस समय लोग ये मानते थे कि इससे क्या होगा। आज मैं देख रहा था भारत सरकार की देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी, और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, खादी के उत्पाद को एक ब्रांड बना करके आगे बढ़ाने का कार्य हो, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उत्पाद हो, ये लगातार उसमें नई प्रगति आती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके मौसम की मार झेल रहे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरा हाल नैनीताल का है। यह तस्वीर दिल्ली काठगोदाम रेल लाइन की है। भारी बारिश की वजह से नदी के किनारे कटाव हुआ और फिर रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गया। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट पहले ही दे दिया था, लेकिन लगातार इतनी ज्यादा बारिश होगी इसकी आशंका किसी को नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि डैम ओवरफ्लो हो गए, गेट खोलकर पानी बाहर निकाला जा रहा है। इससे कैचमेंट एरिया की हालत और खराब हो गई, क्योंकि नदियां पहले से उफान पर हैं। अब डैम के गेट खोले जाने से हालात और खराब हो गए हैं। नैनीताल का हाल तो यह है कि नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर मॉल रोड पर आ गया है। बोट हाउस क्लब में भी पानी भर गया है। नैना देवी मंदिर में भी इतना पानी है कि मंदिर पानी में डूब गया है। पुजारी को तैरकर पूजा के लिए जाना पड़ रहा है। रामनगर रानीखेत रोड में लेमन ट्री रिजॉर्ट में करीब 200 टूरिस्ट फंस गए थे, लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। हालात इतने खराब थे कि रीफ एंड रेस्क्यू के काम के लिए आर्मी को बुलाना पड़ा। ये तस्वीरें नैनीताल के तल्लीताल इलाके की हैं। लोग अपनी दुकानों के अंदर फंस गए थे। गली सकरी होने की वजह से पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा था। आम लोग होते इस फोर्स में बह जाते, लेकिन हमारी फौज के बहादुर जवानों ने ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रेस्क्यू किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।